हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर फिर से देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। देखिए, जो आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ, जिसे हम यूकेडी भी कहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर इनमें से है दोस्तों वो है 1979, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, 1979 में उस पार्टी का गठन हुआ जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर स्थापना की बात करें तो मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी 25-26 जुलाई को। ठीक है, 25-26 जुलाई को यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो थी डी पंत जी ने, मतलब जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डी पंत। डी पंत को आप जानते हैं, कुमाऊं जो विश्वविद्यालय है उसके प्रथम कुलपति रहे थे डी पंत। एक शिक्षक थे और भौतिक विज्ञानी थे। यहाँ पर इस टाइम किसी कार्य से मसूरी गए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये सम्मेलन चल रहा था इसके आयोजकों ने यहाँ पर इन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया और ये उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। नागरिक क्षेत्रवाद की बात करने वाली पार्टी ये थी। अब ये विलुप्ति की कगार पर है, समझ लीजिए, इसका कोई अस्तित्व अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो उत्तराखंड में एक देवभूमि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ से संबंधित है? प्राचीन मंदिर समूहों से, जल संरक्षण से, भू अभिलेखों से या पंचायत निकायों से? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है भू अभिलेखों से। देखिए, भू अभिलेखों का अर्थ होता है भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट। आपने सुना होगा खाता, खतौनी, भू नक्शा, ऐसे नाम आपने सुने होंगे जिनके लिए आपको तहसील या सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है इन्हें लेने के लिए। लेकिन जो भू अभिलेखों की ये साइट है देवभूमि सॉफ्टवेयर, इसमें क्या सुविधा है कि आप ऑनलाइन ही इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी खाता खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न रहा है, बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए, धौलीगंगा पश्चिमी और धौलीगंगा पूर्वी दो नदियाँ हैं। धौलीगंगा पश्चिमी जो बहती है वो बहती है चमोली में, उस पर भी एक जल विद्युत परियोजना है, जबकि धौलीगंगा जो पूर्वी है वो है पिथौरागढ़ में और उस पर भी जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो परियोजना है ये है धौलीगंगा पूर्वी पर। रन ऑफ रिवर टेक्निक वाली ये परियोजना है, मतलब बिना पानी को रोके हुए विद्युत निर्माण की एक टेक्निक है। 280 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, 280 मेगावाट क्षमता है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की, जो कि पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा पर स्थित है। अब ये देखिए, जो अन्य धौलीगंगा है वो है पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा देखिए, एक तो चमोली में ही स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित जो ये पश्चिमी धौलीगंगा है, इसकी खास बात ये है कि इस पर जो जल विद्युत परियोजना है उसका नाम धौलीगंगा न होकर उसका नाम है जो तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, जिस पर आपदा भी आई थी। ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ जो जल विद्युत परियोजना है वो है पश्चिमी धौलीगंगा पर और उसकी जो क्षमता है वो है 520 मेगावाट। तो ये दो अलग अलग परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुरु रामराय को आश्रय देने वाला परमार शासक कौन था? तो किस परमार शासक ने सिख गुरु गुरु रामराय को शरण दी थी या आश्रय दिया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, परमार शासक फतेहपति शाह। परमार शासक फतेहपति शाह के समय जो गुरु रामराय थे वो श्रीनगर आए और यहाँ पर इनके जो औरंगज़ेब के जानने वाले ये थे, औरंगज़ेब से इनका संपर्क बहुत अच्छा था, इसलिए औरंगज़ेब ने यहाँ पर फरमान दिया था गढ़ राजा को, कि रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कुछ ज़मीन यहाँ पर दान कीजिए, यहाँ रहने के लिए स्थान दीजिए। तो इसलिए फतेहपति शाह ने यहाँ पर देहरादून में उन्हें स्थान दिया था और वहाँ के 3 गाँव जो थे उन 3 गाँवों के नाम आज हम देखते हैं उस समय भी थे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। ऐसे नाम देहरादून में देखने को मिलते हैं, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। ये 3 गाँव फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को भेंट स्वरूप प्रदान किए थे, जहाँ पर अब मुख्य देहरादून की स्थापना आज उस समय हुई थी और आज ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध इलाका देहरादून का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस वर्ष हुई या कब इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी? मशहूर मतलब जो राज्य आंदोलनकारी या कहें कि गणराज्य टीरी के आंदोलनकारी रहे श्रीदेव सुमन, तो कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1944। 1944 में तिथि है 25 जुलाई।
25 जुलाई 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वीरगति को प्राप्त 1944 को ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगर हम बात करें श्रीदेव सुमन की, तो इनका जन्म हुआ था 25 मई को, ठीक है, 25 मई को इनका जन्म हुआ था और ये हुआ था 1916 में ये हुआ था और जौल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर इनकी हम बात करें तो ये थोड़ा साहित्यिक छवि वाले व्यक्ति भी थे। इनका जो कविता संग्रह आया था, जो कि सुमन सौरभ के नाम से आया था, ठीक है, जिसका कविता संग्रह आया था इनका, वो आया था सुमन सौरभ के नाम से। एक राष्ट्रीय कविता संग्रह था, बहुत प्रसिद्ध ये रहा था। इसके बाद देखिए, इन्होंने कर्मभूमि अखबार से भी ये जुड़े थे, जो 1939 में कर्मभूमि लैंस लाउन से निकला था, या कोटद्वार से, तो कहीं से इन दोनों में से एक जगह से निकला था, आप कंफर्म कर लीजिएगा। कर्मभूमि से भी जुड़े थे, इसके संपादक मंडल से जुड़े हुए थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखिए, और इनकी अगली जो खास बात है, जो हमारा टिहरी राज्य प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में, उसके संस्थापक ये रहे थे। देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, चुकूवाला नामक स्थान पर, तो इसके संस्थापक ये थे। टिहरी, देखिए, टिहरी राज्य के जो नागरिक अधिकारों के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। इनकी यहाँ पर बलिदान तो क्या, इनकी हत्या हुई थी। 84 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और इनकी हत्या ही समझ लीजिए यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दरबान सिंह नेगी ने किस युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाई। देखिए, दरबान सिंह नेगी, अगर इन्हें कहें तो इन्हें आज कहा जाता है विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी या वीसी साहब। तो जो दरबान सिंह नेगी हैं, उन्हें किस युद्ध में क्षेत्र में वीरता के लिए वीरता दिखाई थी और उन्हें किस युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है, देखिए, फेस्टुवर्ट। देखिए, फेस्टुवर्ट एक स्थान है जहाँ पर जर्मनी की सेना को रोकने के लिए अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सेना थी, उसकी जो गढ़वाल राइफल की टुकड़ी थी, उस 39 जो गढ़वाल राइफल थी, उसकी पहली बटालियन के ये मतलब उसको इसका नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ फेस्टुवर्ट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अंग्रेज़ों के हथियार वापस छीनने में और जर्मनी को पीछे धकेलने में। तो इसलिए इन्हें जॉर्ज, जो वहाँ के किंग जॉर्ज थे, उन्होंने इन्हें युद्ध भूमि में ही विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था, जो कि उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। जब अगर एक अन्य व्यक्ति की बात करें जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो वो थे गबर सिंह। देखिए, गबर सिंह की बात करें तो विक्टोरिया क्रॉस इन्हें भी मिला था और इन्हें जिस युद्ध के लिए मिला था वो युद्ध क्षेत्र था न्यू चैपल। न्यू चैपल में इनको जो फ्रांस में न्यू चैपल नामक स्थान था, उस युद्ध में लड़ने के लिए वीरता दिखाने हेतु इन्हें मरणोपरांत दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस। तो उत्तराखंड के दो व्यक्तियों को मिला है विक्टोरिया क्रॉस प्रथम विश्व युद्ध में। एक तो हैं विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी, दूसरे हैं विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का संबंध है टिहरी जिले से, जबकि दरबान सिंह नेगी का संबंध है चमोली जिले से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नायिका बालिका रक्षा कानून किस वर्ष पास हुआ था। तो उत्तराखंड में नायिका बालिका रक्षा कानून, मतलब नायिका जो बालिकाएं थी उनकी स्थिति में सुधार के लिए एक रक्षा कानून पास किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है 1929 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खुमरी किसकी जातीय पंचायत है। तो उत्तराखंड में 5 जनजातीय समूह है, उनमें से कुछ की जातीय पंचायतें भी रही हैं। तो जो खुमरी किस जातीय पंचायत है, वो किस जनजाति की जातीय पंचायत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जौनसारी। देखिए, जौनसारी जनजाति देहरादून के क्षेत्रों में रहने वाली उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जो जातीय पंचायत है उसे कहा जाता है खुमरी। जबकि अन्य जातियों की अगर हम बात करें तो थारू की जो जातीय पंचायत है उसे कहा जाता है भंजरा, ठीक है, भंजरा कहा जाता है थारू जनजाति की जातीय पंचायत को। जबकि अगर अन्य बात करें हम बोक्सा की, तो बोक्सा की जो जातीय पंचायत है उसे कहा जाता है तखत। तो ये 3 जनजातियां हैं जिनकी जातीय पंचायतें हुआ करती हैं, जो अपनी जातीय संबंधी मामलों को निपटाती हैं, जिससे कि बाहरी संपर्क से बच सकें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस अखबार के संपादक थे। तो उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो किस अखबार के संपादक ये थे, किस अखबार का इन्होंने संपादन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, तरुण कुमाऊं। देखिए, तुर्की में एक आंदोलन चल रहा था, युवा तुर्क आंदोलन। इस आंदोलन से प्रेरित होकर मुकुंदी लाल ने भी गढ़वाल में जो आंदोलन चल रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या गढ़वाल कुमाऊं में, इसके लिए एक अखबार निकाला था तरुण कुमाऊं, ठीक है। ये निकाला था इन्होंने 1922 में। 1922 का ये प्रसिद्ध अखबार था तरुण कुमाऊं। अगर बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं, मशहूर जो कवि और जो हमारे चित्रकला जो चित्रकला मतलब कलाकार हैं मौलाराम, उनको उनकी जो रचनाएं हैं उनको सामने लाने के लिए 1969 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक जारी की थी, गढ़वाल पेंटिंग्स। इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जैविक खेती अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। जैविक राज्य बनाने की कोशिश उत्तराखंड को चल रही है लगातार, तो इसीलिए उत्तराखंड में जैविक खेती अधिनियम लाया गया था। तो वो जैविक खेती अधिनियम उत्तराखंड में आया था सन 2019 में,
ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं? तो कितने मंत्रियों की मंत्रिपरिषद उत्तराखंड में हो सकती है मुख्यमंत्री सहित? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 12। देखिए, किसी भी विधानसभा में विधायकों की संख्या का कुल 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। उत्तराखंड में कुल 70 विधायक होते हैं, तो इनका जो 15% निकलता है वो 11 + 12 निकलता है, ठीक है। एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जौराई बुग्याल स्थित है। तो जौराई बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर में बताना है। उत्तराखंड में कई सारे बुग्याल देखने को मिलते हैं, तो जो जौराई बुग्याल है वो स्थित है टिहरी जिले में। देखिए, ठीक है, टिहरी जिले में स्थित है जौराई बुग्याल। और अन्य जो बुग्याल हैं टिहरी में, उसमें अगर आप देखेंगे तो मासर ताल है, खारसोली बुग्याल है, यहाँ पर कोटली बुग्याल है, और एक प्रसिद्ध बुग्याल पंवाली कांठा भी यहाँ पर स्थित है टिहरी में। तो ठीक है, टिहरी के जो बुग्याल मैंने आपको बताए वो थे मासर ताल, खारसोली, कोटली और पंवाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरकोट जलप्रपात स्थित है। तो उत्तराखंड में जलप्रपात भी कई सारे हैं, तो जो हरकोट नामक जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो हरकोट जलप्रपात स्थित है पिथौरागढ़ में। देखिए, पिथौरागढ़ का जलप्रपात है हरकोट। पिथौरागढ़ में जो अन्य जलप्रपात हैं उनमें हम देखते हैं भेलछड़ा, और एक अन्य जो प्रसिद्ध है वो है बिरथी। बिरथी जलप्रपात देखिए जौहार घाटी में है यहाँ पर। और बिरथी की जो बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है, 125 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 125 मीटर प्लस इसकी ऊंचाई है। देखिए, कई जगहों पर लिखा रहता है कि वसुंधरा जलप्रपात जो चमोली में है, वसुधारा, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन उससे भी ऊंचा जलप्रपात है बिरथी फॉल या बिरथी जलप्रपात, ठीक है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ताल हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? तो किस हिमालयी भाग में उत्तराखंड के सर्वाधिक ताल स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हमें देना है यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से, वो होगा मध्य हिमालय। देखिए, मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, उसी हिमालय में सर्वाधिक ताल स्थित होते हैं। यहीं पर सबसे अच्छे तालों के लिए जो कंडीशंस हैं वो होती हैं। और नैनीताल से लेकर या उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक जितने भी ताल हैं, अधिकतम ताल यहीं पर स्थित हैं, जो कि पर्यटक स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य हिमालय की, उसकी ऊंचाई की, तो 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक मध्य हिमालय की ऊंचाई होती है, ठीक है। और यहीं पर सर्वाधिक पर्यटक स्थल होते हैं। इसे हम हिमांचल भी कहते हैं। हिमांचल, हिमाचल नहीं, हिमांचल। हिमांचल का अर्थ होता है आंशिक रूप से जहाँ पर हिम पड़ती है, कुछ वर्ष हिम रहती है, उसके बाद यहाँ से हिम पिघल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीलकंठ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो एक पर्वत चोटी यहाँ पर है नीलकंठ, उसकी ऊंचाई इसमें से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 6597 मीटर नीलकंठ पर्वत चोटी की ऊंचाई है, जो कि स्थित है, देखिए, बद्रीनाथ के समीप स्थित है। बद्रीनाथ इसकी तलहटी में बसा हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है नीलकंठ पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 6597 मीटर। अगर हम बात करें अन्य जो ऑप्शंस की, तो इनमें जो 7120 मीटर है, ये ऊंचाई है त्रिशूल की, ठीक है। त्रिशूल पर्वत जो चमोली में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7120। अन्य है 7151 मीटर, जो कि ऊंचाई है हरदेवल पर्वत की। हरदेवल पर्वत है पिथौरागढ़ में, ठीक है, 7151 मीटर। और 6881 मीटर जो ऊंचाई है वो है नंदाकोट पर्वत की। और नंदाकोट जो पर्वत है ये भी है पिथौरागढ़ में। तो हरदेवल और नंदाकोट पिथौरागढ़ में स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? देखिए, अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर बड़े पैमाने में चाय की खेती की थी। उत्तराखंड के निर्माण के बाद चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए, 2004 में उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जयदत्त जोशी द्वारा संपादित अखबार था। तो जयदत्त जोशी ने इनमें से कौन सा अखबार संपादित किया था? किस अखबार के संपादक वो थे? तो अगर हम बात करें जयदत्त जोशी की, तो उनका जो अखबार था वो था समय विनोद। देखिए, 1968 से निकलने वाला समय विनोद उत्तराखंड का प्रथम अखबार माना जाता है। हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में छपता था, 2 भाषाओं का अखबार इसे हम मानते हैं, और नैनीताल से ये छपता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस जिले से दून पुस्तकालय और शोध केंद्र को महिषमुखी मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, दून पुस्तकालय और शोध केंद्र जो देहरादून में स्थित है, उसे उत्तराखंड के एक जिले से महिषमुखी मूर्ति मिली है। भैंसे के समान मूर्ति वाली एक मुख वाली एक मूर्ति यहाँ पर मिली है। तो कौन सा उसका सही आंसर है? देखिए, उत्तरकाशी से ऐसी एक मूर्ति मिली है। उत्तरकाशी में एक गाँव है देवल गाँव, जो कि यमुना घाटी में है। इस देवल गाँव से एक मूर्ति प्राप्त हुई है उत्तराखंड के दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के पुरातत्व विभाग को। और इस मूर्ति को महिषमुखी मूर्ति कहा गया है। इसका मुख महिष के समान है, और माना जा रहा है कि ये मूर्ति सिंधुकालीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। उस मूर्ति से जो पशुपति की मूर्ति, आदि शिव की मूर्ति हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। और 5 मार्च 2022 को ये सूचना दी है दून पुस्तकालय ने।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा गया था। तो कुमाऊं परिषद का कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें कुली बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है देखिए इनका हल्द्वानी अधिवेशन। जो हल्द्वानी अधिवेशन इनका हुआ था 1918 में। इस हल्द्वानी अधिवेशन में ही हुआ ये था कि इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था कुली बेगार के विरुद्ध, ठीक है। और ये प्रस्ताव रखा था हरगोविंद पंत ने ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा था और 2 वर्ष का समय दिया था सरकार को कुली बेगार ख़त्म करने के लिए। 2 वर्ष में सरकार को कुली बेगार ख़त्म करना था, ये चैलेंज दिया था हरगोविंद पंत ने सरकार को, लेकिन सरकार ने ये किया नहीं। इसीलिए 1920 में कुली बेगार आंदोलन पर मुहर लग गई और 1921 के जनवरी में ही कुली बेगार आंदोलन संपन्न हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही प्रश्न आप सभी के लिए लाते रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।